हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। देखो बच्चों, हम लोग वेक्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ गए हैं और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं। और वेक्टर की बेटा कंप्लीट थ्योरी अपलोडेड है। बहुत अच्छा होगा, पहले थ्योरी पढ़ो फिर एक्सरसाइज को करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और 12 और 11 के हर टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, है ना, लगभग 80-90% अपलोड हो चुके हैं। बाकी कुछ परसेंट बची है, वो धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। और आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी हर टॉपिक के अलग अलग अपलोड हो रहे हैं, 1 बाय 1। और बीएससी और एमएससी के भी टफ टॉपिक के सारे क्वेश्चन अपलोड होंगे धीरे धीरे करके। तो बच्चों, आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप बीएससी करेंगे, कुछ भी आप कोर्स करेंगे तो आपको हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी की सारी मेरे कोर्स में अवेलेबल है और 11-12 भी कंप्लीट है और आईआईटी भी कंप्लीट है। तो कोई टेंशन मत पालना, ठीक है। मैथ्स पढ़ो और मन से पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग करते हैं, देखो बेटा, वेक्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और ये है चैप्टर 10, मतलब वेक्टर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, करते हैं जरा ध्यान से। राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो बच्चों ध्यान दो, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो ये क्या कह रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। हाँ देखो, ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और 30 डिग्री का एंगल वो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। और ये वेक्टर कैसा है बोलो? एक यूनिट वेक्टर है। मतलब ये मान लो अगर O है और ये मान लो अगर A है, तो OA की वैल्यू कितनी है? 1 है। देखो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस 1 है। तो हमें बच्चों ये वेक्टर निकालना है, आखिर ये वेक्टर क्या होगा। देखो बड़ा आसान है, इसको ऐसे करके मिला दो। मान लो ये पॉइंट P है। अब देखो ये जो OA वेक्टर है बेटा, ये मैंने बताया था ट्रायंगल ऑफ एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा OP प्लस PA, है ना। O से A जाना है तो O से P प्लस PA, है ना, OP प्लस PA, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो ये डिस्टेंस 1 है। अब देखो इसमें अगर हम साइन 30 लगाएं तो साइन 30 क्या होगा? AP अपॉन 1। तो ये हो गया 1/2 बराबर AP, तो AP की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर हम इसी में cos 30 लगाएं तो क्या होगा बोलो? OP/1। तो ये कितना हो गया? √3/2 बराबर OP। देखो OP की वैल्यू क्या हो गई? √3/2 हो गई। अच्छा अब देखो, हमें चाहिए है क्या? OP वेक्टर। देखो ऐसा ना, OP वेक्टर, देखो OP डिस्टेंस ये है और इसको वेक्टर में चेंज करना है। तो अगर हम OP डिस्टेंस को वेक्टर में चेंज करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप से, तो √3/2 आई कैप, है ना, ये हो गया इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। बस समझे। अब देखो PA को भी हम वेक्टर में चेंज करेंगे तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये क्या है? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जे कैप से, तो हो जाएगा 1/2 और जे कैप, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से जो कि आई कैप होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से जो कि जे कैप होता है ना। तो बस हमको देखो ये अपना OA वेक्टर मिल गया, और देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और यही बच्चों हमको चाहिए था। तो हमको ये देखो अपने क्वेश्चन का बेटा आंसर यहां से मिल गया। इजी है काफी। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। है ना, किसी भी डिस्टेंस को वेक्टर में चेंज करना हो तो हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो स्केलर कंपोनेंट्स, देखो एक पॉइंट P है, x1 y1 z1,
और एक पॉइंट Q है x2 y2 और z2। ठीक है, देखो P से Q तक एक वेक्टर ज्वाइन किया, इस वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। देखो ऐसा है, बहुत इजी है। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ये होगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको कर दो आई जे के से मल्टीप्लाई, तो एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, माइनस ओ पी वेक्टर कैसे निकलेगा, इसे कर दो आई जे के से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, आई ब्रैकेट में x2 माइनस x1, जे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1, और के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1, है ना। अब देखो इसमें जो स्केलर कंपोनेंट्स हुए, स्केलर कंपोनेंट्स वो क्या हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, आई जे के कोफिशिएंट्स। और समझो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो गए, ये हो गए i इंटू x2 माइनस x1 और j इंटू y2 माइनस y1 और k इंटू z2 माइनस z1, है ना। आई जे के को साथ में लेंगे तो बन जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट, है ना, और आई जे के को नहीं लेंगे तो क्या बन जाएंगे बोलो, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, वेक्टर कंपोनेंट नहीं पूछा है, स्केलर कंपोनेंट पूछा है और मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वही i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो ये वही डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का देखो ये फार्मूला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, हो मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा। देखो भाई, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखो ऐसा है बच्चों, ये बना लो पहले, क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर एक गर्ल जो है वो वेस्ट में जाती है, ये मान लो हो गया 4 किलोमीटर, यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद वो क्या करती है, शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब यहां पर पहुंचने के बाद अब फिर आप यहां पर सोचो, यहां पर आ गए, यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब देखो ये हुआ कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब देखो जैसे इस डायरेक्शन से देखो ये नॉर्थ हो गया, यहां से ये नॉर्थ हो गया, यहां से 30 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री जाओ यहां से, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, यहां से 30 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ, मान लो ये 30 डिग्री है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री जाना है, और कितना जाना है, इसको जाना है 3 किलोमीटर। देखो ये डिस्टेंस हो गई अपनी 3 किलोमीटर, है ना, ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस कितनी है 3, मान लो यहां से चलना उसने शुरू किया। ठीक है, तो पहले 4 किलोमीटर वो नॉर्थ चली, फिर यहां पर आने के बाद इसको यहां पर बनाओ, इसको यहां पर सोचो, ये नॉर्थ हुआ ये ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ,
तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो गर्ल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, मान लो यहां से वो यहां पहुंच गई, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, मतलब आपको बताना है कि ओपी वेक्टर क्या होगा। ये हुआ गर्ल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गर्ल का डिस्प्लेसमेंट आपको ओपी वेक्टर पर बताना है। देखो बच्चों ध्यान दो, हमने ओरिजिन यहां माना है ना, यहां पर ओरिजिन माना है, तो यहां से हम एक एक्सिस बना लें, ये मान लो हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब आपको ओपी वेक्टर चाहिए, देखो ध्यान दो क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। मान लो इस पॉइंट को हम Q मान लें, मान लो इस पॉइंट को M मान लें। अब देखो ये 4 जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस 4 है यहां से यहां तक। अब देखो इसमें cos 60 लगाओ, तो cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3, तो क्या होगा बोलो 1/2 बराबर MQ/3। तो MQ कितना हो गया, ये हो गया 3/2, ठीक है। अब देखो जो OQ डिस्टेंस है ना, OQ ये हो जाएगा 4 माइनस MQ, 4 माइनस 3/2, ये 4 और ये 3/2, तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया 5/2 OQ डिस्टेंस है ना। अच्छा देखो इस ट्रायंगल में sin 60 लगाओ, तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया √3/2 बराबर PQ/3, तो PQ कितना हो गया, ये हो गया 3√3/2, ठीक है PQ। अब देखो बेटा अगर हमें OP वेक्टर चाहिए, OP वेक्टर तो क्या होगा, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, ठीक है। OP वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। OQ वेक्टर देखो ओरिजिन से लेफ्ट जाना है, डिस्टेंस ये है, तो नेगेटिव साइड तो माइनस आई कैप, तो 5/2 माइनस का आई कैप। QP वेक्टर देखो ये QP डिस्टेंस देखो ये है, और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाना है, तो क्या होगा 3√3/2 j कैप, है ना। तो OP वेक्टर का मतलब हुआ OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। OQ डिस्टेंस मालूम है, इसको मल्टीप्लाई किया x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस आई कैप से, और इसको मल्टीप्लाई किया j कैप से, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब OP डिस्टेंस चाहिए, मतलब OP का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कितना होगा, √i का कोफिशिएंट -5/2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3√3/2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ बोलो 25/4, ठीक है, और 27/4, ठीक है। तो कितना हो गया √52/4, तो √26/2 सॉरी √13, ठीक है। तो √13 मेरे क्वेश्चन का देखो बच्चों यहां से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, √13 देखो बच्चों हमारे यहां से मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, और यही बच्चों हमको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, है ना, O से P तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं,
वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना। देखो एक ट्रायंगल बना लो बेटा, मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है सी। तो क्या हुआ, देखो वेक्टर ए बराबर हो गया बी प्लस सी, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो यहां से यहां जाना है तो यहां से यहां प्लस यहां से यहां, है ना। अगर यहां से यहां जाना है तो यहां से यहां बी प्लस यहां से यहां सी, यही तो ट्रायंगल लॉ होता है ना, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। बोलो, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। अगर यहां से यहां जाना है ए वेक्टर तो यहां से यहां मतलब बी वेक्टर और प्लस यहां से यहां मतलब सी वेक्टर, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मॉडुलस ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी हो जाए। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मॉड ऑफ ए का मतलब ए सी की लेंथ, मॉड ऑफ बी का मतलब ए बी की लेंथ, मॉड ऑफ सी का मतलब बी सी की लेंथ। तो क्या ये संभव है कि ट्रायंगल में दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए? ना, संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब ये तीनों एक ही लाइन में हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब देखो ऐसा हो जाए ए बी और सी, अगर ऐसा हो जाए तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ए सी ये हो गया ए बी प्लस बी सी, तो ये तब पॉसिबल है जब तीनों एक ही लाइन में हो जाए, है ना। तो एक केस में ऐसा पॉसिबल होगा जब ये तीनों एक ही लाइन में हो जाए, बस समझे ना। और जैसे कि मान लो ये ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ ए सी वेक्टर, बी का मतलब क्या हुआ ए बी वेक्टर और सी का मतलब क्या हुआ बी सी वेक्टर। देखो ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो यहाँ ये भी फॉलो हो रहा है और ऐसा भी हो गया। तो ये तब पॉसिबल होगा जब तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। अगर वो ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर लिख दोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर। हिंदी अंग्रेजी जैसे में अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तब ये पॉसिबल होगा। अगर वो ट्रायंगल बनाएंगे, इफ दे फॉर्म ए ट्रायंगल देन इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर एंड इफ दे फॉर्म ए ट्रायंगल देन इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे। समझे बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। आसान है क्वेश्चन 5 तो। क्या कहता है, देखो एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। मतलब एक्स इंटू आई कैप, एक्स इंटू जे कैप, एक्स इंटू के कैप, ये मान लो अगर वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 दिया गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 1, तो 3x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो चूंकि ये एक यूनिट वेक्टर था तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर कर दिया और बच्चों हमें यहाँ से x की वैल्यू देखो मिल गई जो कि हमको चाहिए थी। ठीक है ना भाई, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर दिया था तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर कर दिया। मैग्नीट्यूड निकालना तरीका जानते ही हो, तो बस यहां से x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो 6 क्वेश्चन करते हैं। क्या करें, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, मान लो वेक्टर p है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो 5 है। पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब जो p वेक्टर है वो है लैम्डा टाइम a प्लस बी वेक्टर, उसके पैरेलल है। ए का इसने पैरेलल का मतलब a प्लस बी के वो लैम्डा टाइम्स होगा, बात समझे। तो हमें ये p वेक्टर चाहिए है, बात समझे। हमें देखो ये p वेक्टर चाहिए, देखो समझो ध्यान से।
क्या होगा बेटा? ऐसा है देखो कि पी वेक्टर हमें नहीं मालूम क्या है, ए और बी मालूम है। ए क्या है बोलो? ए है देखो 2i + 3j - k, ये ए है। और बी क्या बोलो? i - 2j + का k, देखो ये बी है ना? 2i + 3j - k और i - 2j + k, देखो ये b है। तो ये a है और ये b है। देखो यहां से p वेक्टर क्या हो गया? 2i और i 3i प्लस का j और ये k तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब देखो इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो और इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ p कितना है बोलो? 5 है। इधर देखो मॉड ऑफ लैम्डा अलग और मॉड ऑफ दिस अलग। ये क्या हो गया? मॉड ऑफ लैम्डा, ये क्या हो गया? √9 + 1। तो क्या हुआ बोलो? 5 बराबर मॉड ऑफ लैम्डा √10। तो मॉड ऑफ लैम्डा बराबर 5/√10। तो ये हो गया √5 × √2, तो √5/√2। तो लैम्डा कितना हो गया? ±√5/2। पूरा रूट ले लो एक साथ, ये लैम्डा आ गया, है ना? ध्यान रखना प्लस माइनस, जब भी मॉड हटेगा बेटा तो प्लस माइनस आएगा, ये बात नहीं भूलना। ठीक है, तो अब देखो हमें एक्चुअली पी वेक्टर चाहिए था, तो हमने क्या किया बच्चों कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो इसमें रख दी। देखो पी वेक्टर क्या हो गया? ±√5/2। और देखो ये क्या हुआ? i और प्लस का g, बस ये बचा। तो यही देखो बच्चों हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, √5/2 सॉरी 3i क्या होगा? 3i प्लस का g। देखो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, √5/2 और ब्रैकेट में 3i प्लस का g, है ना? तो दो वेक्टर पॉसिबल हैं, क्योंकि एक तो उसी की डायरेक्शन में a + b की और एक उसके अपोजिट भी, क्योंकि दोनों को पैरेलल मानेंगे, उस डायरेक्शन वाले को भी और उसके अपोजिट वाले को भी। बात समझे बच्चों? तो यही बेटा हमारे क्वेश्चन का देखो यहां से आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है। 7 करते हैं। ABC फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ऐसा कहा है। देखो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन 7 करते हैं बच्चों। ए दिया है क्या? i + j + k। बी क्या दिया है? 2i - का j + का 3k। सी क्या दिया है? देखो i - 2j + का k। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए है पैरेलल टू दिस 2a - का b + का 3c। ठीक है, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए। देखो इसकी वैल्यू निकालो पहले, 2a - b + का 3c। 2a, a क्या हो गया? i + j + k - b, b क्या हुआ बोलो? 2i - j + का 3k प्लस का c, देखो c क्या हुआ? i - 2j + का k। बात समझे? 2a माइनस का b और प्लस का 3c, देखो क्या हुआ? 2i और 2i कैंसिल, प्लस का 3i बचेगा, 2j प्लस का j 3j और माइनस का 6j, तो माइनस का 3j बचेगा, है ना? 2j
प्लस का जे 3j और माइनस का 6j। देखो 2k माइनस 3k तो माइनस k प्लस 3k तो प्लस का 2k है ना। 2k माइनस 3k तो माइनस का k और प्लस का 3k मतलब 2k। देखो ये आ गई इस वेक्टर की वैल्यू, ये इस वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें मान लो ये वेक्टर जैसे p है, मान लो ये p है, तो हमें p के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, ये सवाल है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? p वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? p के पैरेलल यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखो उसने ये नहीं कहा है कि p के अलोंग चाहिए, तो यूनिट वेक्टर p की तरफ भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है। पैरेलल दोनों को बोलोगे, चाहे उसके तरफ हो चाहे उसके अपोजिट हो, दोनों को ही हम पैरेलल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसके अलोंग कहता, इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर कहता, तो खाली प्लस लेते। अगर ये कहता कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए तो खाली प्लस लेते। उसने कहा इसके पैरेलल बताइए, तो उसकी तरफ वाले को भी पैरेलल कहते हैं, उसके अपोजिट वाले को भी पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पैरेलल कहाँ है। अगर कहता उसी की डायरेक्शन में चाहिए तो खाली प्लस लेते, ये बात ध्यान रखना। तो क्या हुआ बोलो? प्लस माइनस p वेक्टर ये हो गया, मॉड क्या हो गया? अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4। तो क्या हुआ? प्लस माइनस 3i माइनस का 3j प्लस का 2k अंडर रूट 22। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हाँ समझे बेटा? तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं और ये बताना है कि b किस रेशो में इसको डिवाइड करता है। इजी है, क्योंकि कोलिनियर तो देखो प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें रेशो भी चाहिए है। तो देखो हम क्या करेंगे, समझो ध्यान से। एट्थ क्वेश्चन है, मान लो ये अपना a है, मान लो ये b है और मान लो ये c है। a देखो क्या दिया है, 1 माइनस 2 माइनस 8, देखो ये a दिया है। b क्या दिया है? 5 0 माइनस 2। c क्या दिया है? 11 3 7। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं बेटा, तो 2 वेक्टर निकाल लो, ए बी और ए सी, और एक वेक्टर को दूसरे के टाइम्स में लिख दो, तो वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं। बस समझाई थी मैंने। और अगर वेक्टर कोलिनियर है तो पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं सवाल को। लेकिन इसने रेशो भी पूछा है, तो देखो हम रेशो अगर भी साथ में पूछा है तो हम इस मेथड से कर देते हैं, रेशो वाले मेथड। दो कैसे? मान लो जैसे ये ओरिजिन है, तो मान लो ये रेशो m है और ये n है, तो ये ऐसे देखो ये ओरिजिन मान लो। अब देखो समझो यहां पर कि इससे बन जाएगा OA वेक्टर, है ना। देखो इससे बन जाएगा OA वेक्टर, तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें कर दो i j k से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ i माइनस का 2j माइनस का 8k। और देखो OB क्या हो जाएगा, इसमें कर दो i j का मल्टीप्लाई, तो 5i प्लस का 0 माइनस का 2k। और देखो OC क्या हो जाएगा, इसमें कर दो i j k का मल्टीप्लाई, तो 11i प्लस का 3j प्लस का 7k। बस समझे? अब देखो मान लो OB वेक्टर इसको mn के रेशियो में डिवाइड करता है, तो OB वेक्टर क्या हुआ, m इंटू OC वेक्टर और प्लस n इंटू OA वेक्टर और अपॉन m प्लस n। तो हमको यही m और n का रेशो चाहिए है एक्चुअली।
ठीक है। मान लिया मैंने b जो है इसको a और c के रेशो में, m और n के रेशो में इंटरनल डिवाइड करता है, मान लिया। देखो OB वेक्टर हमको मालूम है क्या है, ठीक है। तो OB वेक्टर की वैल्यू रख दे, तो 5i माइनस का 2k। देखो ये क्या हुआ, m प्लस n को, है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो m इंटू OC, OC का मतलब देखो ये, ठीक है। और n इंटू OA, OA का मतलब देखो ये, अपॉन m प्लस n, देखो ये हो गया m प्लस n। देखो अब दोनों तरफ i का कोफिशिएंट कंपेयर करो। देखो i का कोफिशिएंट इधर कितना है 5, और इधर कितना है देखो 11m प्लस n और अपॉन m प्लस n। ये हुआ देखो दोनों तरफ से i का कोफिशिएंट। j का कोफिशिएंट कंपेयर करो। इधर देखो j का कोफिशिएंट 0 है, इधर देखो कितना आएगा 3m माइनस का 2n और अपॉन m प्लस n। k का कोफिशिएंट कंपेयर करो। इधर कितना हो गया -2 और इधर देखो कितना हो गया 7m और माइनस का 8n और अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, हमें m और n चाहिए। देखो समझो ध्यान से, क्या करेंगे, देखो ये सेकेंड रिजल्ट को ले लो, इसको ले लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर कितना हो गया 3m माइनस 2n, तो 3m बराबर 2n, तो m बाई n कितना हो गया 2/3। लेकिन ध्यान रखना ये m और n इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5m प्लस का 5n बराबर 11m प्लस n। तो क्या बचेगा बोलो, ये बचेगा 4n बराबर 6m। तो देखो यहां से 4/6 बराबर m/n आया। देखो ये भी 2/3 ही हो गया। तो मतलब जो m/n यहां से निकला वही यहां से निकला और वही यहां से भी आना चाहिए, तीनों जगह से सेम m/n आना चाहिए। तो देखो यहां से क्या आता है देखते हैं, माइनस का 2m माइनस का 2n बराबर 7m माइनस का 8n, क्या हो गया बोलो 6n बराबर 9m। तो देखो 2/3 बराबर m/n, बिल्कुल सही। देखो m/n तीनों जगह से सेम आ गया। तो इसका मतलब जो m/n है वो सही है और ये b पॉइंट इसको m/n मतलब 2/3 के रेशो में डिवाइड करता है, और जब कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब तीनों कोलिनियर हो गए। तो कोलिनियर के लिए अलग से मेथड नहीं चाहिए क्योंकि ये b पॉइंट इसको इस रेशो में डिवाइड करता है। अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड करता है इसका मतलब तीनों एक लाइन में होंगे तभी तो डिवाइड करेगा ना। अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड करता है इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए ना, इसका मतलब तीनों कोलिनियर हो गए। तो इस बात को लिख दोगे थोड़ा सा अंग्रेजी में कि सिंस B डिवाइड्स A C in ratio of 2/3 therefore A B C are collinear, hence prove it। और इसीलिए अलग से कोलिनियर का मेथड यहाँ पर नहीं लगाना, चाहे तो लगा भी सकते हो। एक वेक्टर ए बी बना लो, एक ए सी बना लो, तो ए सी को ए बी के टर्म में लिख दो। मैंने बताया था कि तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का ही तरीका होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें रेशो चाहिए ही था, तो रेशो निकल गया तो ये भी निकल। और हाँ, अगर ये m/n अलग अलग आता तीनों से तो हम कहते कि फिर b ए सी के बीच में नहीं है, मतलब b ए सी को रेशो में डिवाइड नहीं कर रहा, m/n फिर नहीं निकल पाता। ध्यान देना इस बात पे। अगर अलग अलग आता तो, यहाँ सेम आया है इसलिए सब कुछ बेटा ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिया है बेटा।
चलो 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो समझो ध्यान से। 9 क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू एक्सटर्नली इन रेशो 1:2। अच्छा, एक पॉइंट देखो पी है, एक पॉइंट क्यू है, इसको एक्सटर्नल डिवाइड करता है 1:2 में। तो मतलब पी यहां होगा और क्यू यहां होगा, तभी ये रेशो 1 और ये रेशो 2 हो पाएगा, है ना? क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये छोटा ये बड़ा हो पाएगा। ये P की साइड वाला रेशो 1 है और Q की साइड वाला 2 है ना? P की साइड का रेशो 1 है और Q की साइड का 2 है। अच्छा, ऑल्सो शो दैट P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ आर क्यूब। तो मिडिल पॉइंट हो गया, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये भी 1 बचा, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका मतलब पी क्यू आर का क्या हो गया? मिडिल पॉइंट हो गया। भाई मानो, अगर ये 1 है और ये 2 है, अगर ये 2 है ये 1 है तो ये भी 1 हुआ, तो ये 1 और ये भी 1, तो पी क्या हो गया? क्यू आर का मिडिल पॉइंट हो गया। इसमें आसान है। देखो पी का पोजीशन वेक्टर दिया है, ओपी वेक्टर कितना दिया है? ये 2a + b दिया है। Q का पोजीशन वेक्टर दिया है, a - 3b दिया है। देखो ध्यान दो, मान लो ये पॉइंट हमारा O है, ये OR है, ये OP है और ये OQ है। अब देखो बच्चों, OR वेक्टर क्या होगा? ये होगा 2 × OP वेक्टर माइनस 1 × OQ वेक्टर अपॉन 2 - 1। 2 × OP वेक्टर 2a + b, 1 × OQ वेक्टर a - 3b अपॉन कितना हो गया? 1। तो क्या हो गया बोलो? 4a प्लस का 2b माइनस का a प्लस का 3b, तो क्या बचा बोलो? ये हो गया 3a प्लस का 5b। तो ये हमारा देखो OR वेक्टर आ गया, ठीक है, जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों 2 और 1 के रेशो में। ठीक है बच्चों, अब देखो कह रहे हैं कि P जो है वो QR का मिड पॉइंट होगा। तो ऐसा करो, OP निकाल लो मिड पॉइंट की हेल्प से। OP क्या होगा? OQ + OR/2। OQ कितना है? OQ मालूम है। OR कितना है? ये भी मालूम है, /2। तो कितना हो गया बोलो? 4a यानी कि 2a और प्लस का b। देखो यही तो हमारा P है ना, यही तो देखो OP है ना। देखो OP आ गया। अगर हमने OP को Q और R के मिड पॉइंट की हेल्प से निकाला तो OP आ गया। इसका मतलब देखो ये OP दिया है और वही OP देखो OQ और OR के मिड पॉइंट की हेल्प से भी आ गया। इसका मतलब जो P है वो Q और R का क्या है बोलो? मिड पॉइंट है ना। P जो है वो Q और R का क्या हो गया बोलो? मिड पॉइंट, क्योंकि हमने मिड पॉइंट की हेल्प से निकाला तो वो सही आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अगले वीडियो पर जाएंगे। तो 9 तक हो गए हैं, बाकी 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।